हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है सीएपीएफ एससी जो एग्जाम्स का 2023 वाला पेपर डिस्कशन है। और जो हमारी सीरीज चल रही थी 2016 से 25 तक की, उसका आज 2023 वाला हम जो पेपर है वो डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट। इससे पहले हम 2022 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इम्पोर्टेंस तो यही है इन पेपर्स के डिस्कशन का। एक तो देखो थीम्स का पता चलता है यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। दूसरा रिपीटेशन, क्वेश्चन रिपीटेशन, हर साल क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है। कुछ नई नई थीम्स का पता चल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो रहा है। करंट से किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पहुंचता है। और कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी का, अगर एग्जाम देना है तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस कितनी हो सकती है, ये अब जब आप कभी पेपर दोगे और पीवाईक्यू लगाओगे तब पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन डिस्कशन। तो क्वांट्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इनका सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको खुद को सॉल्यूशन करना है। और जैसे ही ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगी जीएस वाली, फिर अलग से सेपरेट हर साल के जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं इनका अलग से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके अलावा अगर अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करना एक बार, फिर बाद में मैं तो करवाऊंगा ही। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आना चाहिए आपका बहन आना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर आना चाहिए 25√3/4 आना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी बी आपका आंसर आना चाहिए। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका आंसर ए आना चाहिए। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक आयताकार दीवार वाला ए जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, इसका आंसर भी सी आना चाहिए। आपका 6 आंसर आना चाहिए कितने रंग संयोजन संभव। अब यहाँ से हमारी पॉलिटिक्स इस साल ये सीरीज जो थी वो पॉलिटिक्स से शुरू थी। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केवल तब की जा सकती है जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा संकट में हो। मतलब आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, एक तो किसी एक इस विशेष क्षेत्र या पूरे भारत देश में लगाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। कब कब? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आपको इस बार के लिए इम्पोर्टेंट भी और मैं बता रहा हूँ, जो कि 1942 जो संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसमें जो भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, जिसको भारत की हिस्ट्री में ऐसे ब्लैक ईयर के रूप में भी जानते हैं 1975 को। इसको 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। देन 44 जो संविधान संशोधन आया था ना, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था 1975 का जो आपातकाल। और बाद में उसको चेंज करके उसकी जगह आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो स्टेटमेंट एक तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार किसी राज्य को किसी भी विषय में निर्देश देने के लिए शक्ति अर्जित करती है। भारत सरकार किसी राज्य को किसी भी विषय में निर्देश दे सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ आ जाता है, सारी पावर, वो निर्देश दे सकती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं करती। हाँ, जो राज्य का विधानमंडल निलंबित कब होता है? जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसमें भी हाँ सरकार तो जो है राज्य विधानमंडल की सरकार तो सस्पेंड कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, यहाँ तक कि राज्य विधानमंडल को भी आर्टिकल 356 के तहत सरकार। लेकिन इसमें सही है कि 352 के तहत आपात की उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं करती, बिल्कुल सही है। पावर सारी किसके? केंद्र के हाथ में आ जाते हैं, लेकिन सरकार को निलंबित नहीं करता। तो आपात की उद्घोषणा एक बार में अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए तभी जारी रह सकती है जब तक कि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उसको अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो जरूरी थोड़ी ना है, अगर मान लीजिए एक जो है एक सदन है वो लोकसभा भंग हो रखी है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों से ही पास हो। उसको अगर नेशनल जो इमरजेंसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए केवल एक सदन से पास कराना। लेकिन जब बनेगा ना दूसरा सदन, जब क्रियाशील हो जाएगा, मतलब काम करने लग जाएगा, तो उससे अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो पहले ये जो था वो 2 महीने के लिए था, 2 महीने में अनुमोदन, लेकिन अब इसको 1 महीने के लिए अनुमोदन कर दिया गया कि 1 महीने में आपको अनुमोदित कराना होगा किसी भी से। और अगर दोनों सदन नहीं होते हैं तो फिर जो राष्ट्रपति है ना वो अनुमोदित करता है। मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेशनल इमरजेंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है महाभियोग चलाने से संबंधित। तो पहला ही जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव
अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। देखो ये स्टेटमेंट ही गलत है। स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि हाल फिलहाल में इस साल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं ये जो महाभियोग जो हुआ है, इसको महाभियोग बोलते हैं, लेकिन संविधान में कहीं महाभियोग लिखा नहीं है। जो न्यायाधीश थे जिनके घर में पैसे जले हुए, जब आग लगी थी तो पैसे जले हुए मिले थे, जिनका नाम शायद जसवंत करके कुछ था, तो उन पर महाभियोग चलाया जाना था। तो इस वजह से ये सारे साल चर्चा में रहा है। तो अगर उनको न्यायाधीश को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके लिए क्या होता है, जो लोकसभा होती है उसमें 100 सदस्यों एवं राज्यसभा में 50 सदस्य हस्ताक्षरित करके और राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। संबोधित प्रस्ताव अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। तो कितने होते हैं? दोनों में 100 नहीं होते, प्रत्येक में 100 नहीं, लोकसभा में होते हैं 100 और राज्यसभा में 50 होते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। आंसर तो हमारा यही आ गया। इसके अलावा 3 हम पढ़े, 3 सदस्यों की समिति उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश एक पारंगत विधिवेत्ता द्वारा इस प्रस्ताव का अन्वेषण किया जाता है। हाँ, एक समिति बनाई जाती है। जब ये प्रस्ताव अध्यक्ष एक्सेप्ट कर ले उसके बाद समिति बनाती है, 3 सदस्य होंगे उसमें, और वो फिर जांच करेगी किसी न्यायाधीश कदाचार का दोषी तो नहीं है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, तो 2 ही आधार है। इसी आधार पर अगर जो है न्यायाधीश इन दोनों दोषों से ग्रस्त है तो फिर क्या करेगा, फिर ये अंतिम जो है राष्ट्रपति के द्वारा उठाए जाने का आदेश दे दिया जाएगा, न्यायाधीश को उठाया जाएगा। ये समिति अगर बोल देगी कि जो न्यायाधीश है सिद्ध कदाचार में अक्षमता से ग्रस्त है, देन उसको उठा दिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो गलत हमें बताना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की G20 प्राथमिकताएं क्या है? क्वेश्चन ये इसलिए आया है, 2023 का हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं और 2023 में भारत में G20 समिट होनी थी, जो हुई थी 2030 में, जो G20 23 में जो भारत में क्या हुई थी, G20 समिट हुई थी। इसलिए तो भारत की G20 प्राथमिकताएं क्या थी? हरित विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, जलवायु वित्त और DPI जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चारों भारत की क्या थी? G20 की प्राथमिकताएं रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए है, इसके उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से? तो दक्षिण एशिया के लोगों को बढ़ावा देना एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना सार्क का उद्देश्य है, क्योंकि साउथ एशिया और रीजनल कोऑपरेशन देखो। इसके अलावा दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना, ये भी सही है। आपसी विश्वास समझ से में एक दूसरे की समस्याओं को समझने में योगदान करना, मतलब एक दूसरे की समस्याओं को समझना, योगदान सुझाव देना कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है उन समस्याओं को दूर करने के लिए, तो ये भी सही है। लेकिन सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में काम करना, देखो इस प्रकार का कोई इसका उद्देश्य है नहीं, सार्क का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय सहयोग पर निर्भर करते हैं ना कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने जैसे उद्देश्य के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1 2 3 आंसर हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो समस्त विलेय खनिज लवणों से रहित शुद्ध विखनिज जल निम्नलिखित किस विधि से प्राप्त किया जाता है? मतलब समस्त विलेय खनिज लवणों से रहित शुद्ध जल विखनिजित जल निम्नलिखित में से किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो इसके लिए जो विधि है ना, वो जो काम करते हैं विधि, तो वो है जल को धनायन विनिमय ऋणायन विनिमय जो रेंजिन है संस्तर से गुजार कर हम विखनिजित जल निम्नलिखित में से किस विधि से प्राप्त करते हैं? जल को धनायन मतलब पॉजिटिव एवं नेगेटिव विनिमय से, जो जिसके रेजिन संस्तर है ना, उनसे गुजार कर प्राप्त करते हैं। कौन से क्या प्राप्त करते हैं? समस्त विलेय खनिज लवणों से रहित शुद्ध जल, किसी प्रकार के कोई खनिज लवण बचेंगे नहीं यदि जल को धनायन विनिमय ऋणायन विनिमय संस्तर से गुजार देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमें ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें अपचयन और अभिकारक दोनों एक साथ होते हैं। तो अपचायक दोनों बताते हैं, हमें दोनों बताने इस अभिक्रिया में 2Cu2O सॉलिड प्लस Cu2S सॉलिड प्लस जिससे बनेगा क्या 6Cu और SO2। तो इसमें हमें बताना है उपचायक एवं अपचायक कौन कौन से हैं। तो उपचायक जिसमें हो जाता है आंसर ए आंसर, इसका राइट आंसर है Cu जो फर्स्ट है वो, तो इसमें उपचायक है, और Cu2S का जो S है वो क्या करता है? अपचायक है। जो क्या है? अपचायक है, ऑक्सीकारक है। 12 क्वेश्चन नंबर, सीमेंट के आदृढ़न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है। सीमेंट के आदृढ़न से संबंधित मतलब मजबूती से संबंधित कौन सा कथन हमें गलत है इन चारों में से, वो हमें बताना है। तो जिप्सम का अल्प प्रतिशतता में मिलाने के लिए सीमेंट की आदृढ़न की अवधि बढ़ जाती है। यदि जिप्सम हम कम मात्रा में मिलाएंगे तो सीमेंट की क्या है जो आदृढ़न, जिसको मजबूती की अवधि लंबे समय तक मजबूत रहेगी। सही है। पोलैरिटी सिद्धांत के अनुसार जल योजित सिलिकेटों में जेल बनते हैं
और जब ये जेल कठोर हो जाते हैं तो आदृढ़ सीमेंट का प्रबलता कम हो जाती है। कोलाइडी सिद्धांत के अनुसार जल योजित सिलिकेटों में जल बनते हैं, जेल बनते हैं, और जब ये जेल कठोर हो जाते हैं तो आदर्श सीमेंट की प्रबलता कम हो जाती है, कठोर हो जाती है, कम हो जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सीमेंट के आरंभिक आदरण के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट उत्तरदायी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंतिम प्रबलता के लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट एवं ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट है ना उत्तरदायी, और ये है लगभग 1% में घटित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही। इसका गलत स्टेटमेंट यही है कि सीमेंट की आरंभिक जो मजबूती के लिए जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट उत्तरदायी होता है, ये गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर ये इन चारों तत्वों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक ऑक्सीजन मात्रा में जो तत्वों की बात हो रखी है, तत्व पाया जाता है कौन सा, ऑक्सीजन पाया जाता है। वो 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद में आते हैं वो सारी चीजें। तो 13वें का आंसर डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करती। इन चारों में से ये क्वेश्चन देखो रिपीटेशन है, सेम टू सेम रिपीटेशन, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं बस। तो हमें बात इनमें से धातु बतानी है कौन सी धातु ऑक्सीजन से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करती। तो टाइटेनियम, फेरस, प्लेटिनम और जिंक। जो है प्लेटिनम है ना, वो ऑक्सीजन से क्या करती है, डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करती। तो राइट आंसर इसका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सांची स्थित सबसे बड़े स्तूप के बारे में निम्नलिखित अवलोकनों पर विचार कीजिए। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन कौन से सही हैं। इन 6 में से हमें सही बताने हैं। सांची के स्तूप के बारे में क्वेश्चन है और हमें सही बताने हैं। पहला बात करें तो स्तूप की वेदिकाओं से मिले अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों की श्रेणियों द्वारा दिए गए धन से इसके एक तोरण द्वार का हिस्सा बनाया गया था। स्टेटमेंट एक दी राइट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो यह है स्तूप अपने मूल प्रारंभिक रूप में बिना अलंकरण के था। मतलब स्टार्टिंग में इसमें कोई अलंकरण नहीं था, किसी प्रकार के चित्र वगैरह नहीं थे, सिवाय इसके किसमें पत्थर की वेदिकाएं बनी थी, तोरण द्वार थे और खूब नक्काशी की गई थी। तो ऐसा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, केवल तोरण द्वार बना हुआ था, वेदिकाएं थी और खूब नक्काशी की गई थी। 4 तोरणों पर केवल अग्र भाग में फलकों में मूर्तियां उत्कीर्णित की गई है, पश्चिम भाग में कोई मूर्ति, यह गलत है। और उसके अग्र एवं पश्चिम दोनों भागों में क्या है, मूर्ति क्या है, उत्कीर्णित की गई है इस 3 स्तूपों के। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा गलत, 3 ऑप्शंस गलत हो रही है। इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। इसी प्रकार पढ़ लेंगे। चौथा स्टेटमेंट है 1918 में जब इस स्तूप की खोज की थी, इसके चारों ओर तोरण द्वारों कोई क्षति नहीं पहुंची थी, किंतु टीला जर्जर स्थिति में था। ऐसे ये देखो वेग सा का स्टेटमेंट लग रहा है कि कब का बना हुआ, मतलब मौर्यों के काल में बना हुआ स्तूप है और 1918 में तोरण द्वारों पर कोई क्षति नहीं हुई। ऐसा एक वेग सा का स्टेटमेंट लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, कुछ तो हुई होगी। चौथा भी गलत हो जाता है। इसके अलावा 5वां स्टेटमेंट है कला इतिहासकारों ने स्तूप की मूर्ति कला इन जातक कथाओं को वर्णित घटनाओं के बीच सुस्पष्ट संबंध स्थापित किया। ये भी सही है। इन मूर्ति कलाओं युद्ध एवं दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 1, 2, 5, 6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित ये हो गया हरिशेन द्वारा, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। हरिशेन द्वारा रचित जो प्रयाग प्रशस्ति, मतलब सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इन 6 में से सही सुमेलित कौन सा है वो बताना हमें। तो हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी ईस्वी में थी, ईसा पूर्व में थी। ये सही है। हरिशेन 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और जो चीन यात्री फाइयान का वृत्तांत है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। नहीं, गलत। 6वीं शताब्दी ईस्वी आएगा। तो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, वो 4वीं शताब्दी ईस्वी सही है। चीन यात्री फाइयान का वृत्तांत 6वीं शताब्दी का नहीं है। वहीं मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये 5वीं शताब्दी का ही है। और इसके अलावा बात करें बाण भट्ट का हर्षचरित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का नहीं है। बाण भट्ट का हर्षचरित 6वीं शताब्दी का नहीं है। इसके अलावा रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति जो विलेख है वो 7वीं शताब्दी का ही है। और अमोघवर्ष के कवि राजमार्ग 8वीं का नहीं है। इसके जो राइट आंसर है वो डी आंसर है, 135 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अशोक ने अनेक शिलालेखों के लेखन के लिए प्रयुक्त ब्राह्मी और स्थानीय रूप भेदों को दर्शा, मतलब अशोक ने जो शिलालेखों के लेखन के लिए जो ब्राह्मी लिपि जो यूज की है ना, वो स्थानीय रूप भेदों को दर्शाती है। ऐसा कौन कह रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है
और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यही हमें आंसर देना था, कौन सा सही। इसके अलावा जो 3 स्टेटमेंट होंगे ना वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो 17 का एक ये आंसर आ जाएगा। अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं है। इनमें से वो बताना है। एक पॉइंट ऐसा है, मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जो राजा के दैनिक समय सारणी है ना उसका हिस्सा नहीं है, अर्थशास्त्र के अनुसार बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रतिरक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त करना, ये उसके समय सारणी में था। नकदी प्राप्त करना राजस्व की ये था। अपने मंत्री परिषद से परामर्श करना ये भी था। लेकिन जो गुप्त रूप में नगर का भ्रमण करना ये राजा का काम नहीं था। तो 18वें के हिसाब से बी आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के अनुसार। 19वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो सुकेंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त किस अंगक में अपने डीएनए राइबोसोम में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 19वें में बी आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, खुद की प्रोटीन होती है। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्लों की पहचान करना और वहन करने का काम किसका होता है। तो पहचान करना और वहन करने का काम से याद आ जाएगा तो ट्रांसफर आरएनए जो है ना, टीआरएनए आ जाएगा इसका राइट आंसर। ट्रांसफर वहन। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो कशेरुकियों में किस अंग में कोशिकाओं में चिकनी अंतद्रव्य जालिका की अविषालु यौगिकों के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो अकशेरुकी जीव होते हैं उनके किस अंग में कोशिकाओं में चिकनी अंतद्रव्य जालिका की अविषालु यौगिकों के निर्विषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, पलीहा में, आंतर में, या वक्र में, या यकृत में। तो किस अंग में, यकृत है ना उसमें होता है, जो जिसमें अंतद्रव्य जालिका की अविषालु यौगिकों की निर्विषीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, ये जो है चिकनी अंतद्रव्य जालिका। तो यकृत इसका आंसर आ जाएगा, यकृत में निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करते हैं। मतलब एंजाइम है उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करती है, निम्न इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है। तो जो अवस्थर, सांद्रण, तापमान एवं पीएच के ऊपर निर्भर करती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23वें क्वेश्चन की, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि स्टार्च भी किससे, ग्लूकोज से बनता है। ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनती हैं। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है और जो स्टार्च होता है वो पादप कोशिकाओं में बनता है। पौधों में क्या बनता है, स्टार्च बनता है और ग्लाइकोजन बनता है प्राणी कोशिकाओं। बस इतना ही अंतर है, लेकिन बनते किससे हैं, दोनों ग्लूकोज से बनते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24वें क्वेश्चन की, कुछ विषाणु में बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है। बिंबाणु अनिवार्य है क्योंकि इनमें से एक स्टेटमेंट बताना है कि कुछ विषाणु संक्रमणों एवं बिंबाणुओं की संख्या तेजी से घटती है। बिंबाणु अनिवार्य है क्योंकि बिंबाणुओं की जो रक्त स्पंदन है ना क्लोटिंग में भूमिका निभाती है। इसलिए जो बिंबाणुओं प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है कब, जब बिंबाणुओं की रक्त स्पंदन जो क्लोटिंग में भूमिका है ना वो होती है, इसके चलते। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित है। कृषि पर बल देते हुए आत्मनिर्भरता एवं स्व उत्पाद पर। मतलब सेकंड पंचवर्षीय योजना है ना वो किस पर डिपेंड करती है, मतलब उसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक उद्देश्य क्या था वो हमें बताना है। तो कृषि पर बल देते हुए आत्मनिर्भरता, स्व उत्पादन, अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, आधारभूत एवं भारी उद्योग 1956 से 61 तक चली थी सेकंड पंचवर्षीय योजना। इसमें नेहरू महालनोबिस मॉडल जिसको बोलते हैं वो अपनाया गया था। और इसमें है ना आत्मनिर्भरता, उद्योगों में आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम रखा गया था भारत के द्वारा। आधारभूत एवं जो भारी उद्योगों के विकास पर बल देते हुए औद्योगिकरण पर ये सेकंड दूसरी पंचवर्षीय योजना जी वो केंद्रित थी। पहली ये फर्स्ट हो जाएगी, गरीबी हटाओ का लगभग 5वीं और 6ठी में ये थे। उत्पादन तेजी के लाने के लिए, रोजगार के अवसरों को समग्र उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सी जिम्मेदार है, तीसरी ही थी, पहली और तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 26वां क्वेश्चन है, एक भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कार कंपनी में शेयर खरीदता है, यह लेन देन किसमें प्रदर्शित होगा। भारत का व्यापारी है, ब्रिटिश कार कंपनी में शेयर खरीदता है। भारत का व्यापारी जाता है और विदेशी कंपनी है उसमें शेयर खरीदता है। तो ये जो लेन देन है ना वो किस में जाके जाएगा, ये जाएगा जो वहाँ ब्रिटिश की जो भुगतान संतुलन होगा ना, जो है ब्रिटिश जो कंपनी है उसके तो भुगतान संतुलन में जाएगा। और भारत के किस में जाएगा, ये भारत के जाएगा किंतु व्यापार संतुलन, मतलब भुगतान संतुलन, पेमेंट बैलेंस में जाएगा किंतु व्यापार संतुलन में नहीं जाएगा। क्योंकि व्यापार संतुलन किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के शेयर में हम शेयर खरीद रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, किंतु व्यापार संतुलन में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च आवर्ती सूचक है। हाई जो इंडिकेशन जो
दर्शाने वाले कौन से कारक हैं इन तीनों में से, उच्च आवर्ती जो सूचक है वो कौन कौन से हैं, 27वें क्वेश्चन बताना है। तो बिजली की खपत कितनी हो रही है, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च आवर्ती सूचक है। IIP सूचकांक, सामान्य सूचकांक और 10 वर्ष से GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से प्रतिफल कितना मिल रहा है, ये तीनों ही इंडिकेशन है जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो उच्च आवर्ती सूचक, मतलब अर्थव्यवस्था की उच्च आवर्ती सूचक है, तीनों के तीनों ही है। अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है ये बताते हैं। 28वें क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए एक भारतीय नागरिक विदेश में निवेश करती है, भारत की है और विदेशों में निवेश करती है और अपने निवेश से धनात्मक प्रतिलाभ अर्जित करती है, मतलब प्रॉफिट अर्जित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो कोई भारत के नागरिक है, विदेश में करती है निवेश, वहां से करती है प्रॉफिट गेन, तो उससे उस जो उस लाभ हुआ है ना, तो उसको किस तरीके से दर्शाएंगे। तो उसको दर्शाएंगे कि वह उसकी आय है ना भारत की राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, क्योंकि वो लाभ लेकर कहाँ पे आ रही है, भारत में लेके आ रही है, किंतु भारत की GDP का हिस्सा नहीं है। GDP का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि GDP क्या होता है, किसी देश की सीमा के अंदर, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो चाहे किसी के द्वारा भी, लेकिन देश की सीमा के अंदर उत्पादन किया जाना चाहिए, प्रॉफिट सीमा के अंदर रहना चाहिए। सीमा के अंदर कोई अंतिम वस्तु का जो मूल्य होता है ना उसको GDP बोलते हैं, लेकिन सीमा के भीतर। लेकिन तो बाहर जा रही है, विदेश में जाके उत्पादन कर रही है, मतलब। और राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, GDP तो है ही, उसमें से बाहर जो निकल रहा है भारत का, उसको तो मतलब जो विदेशी हैं और भारत में निवेश कर रहे हैं, तो भारत से जो पैसा बाहर ले जाएंगे उसको तो निकाल देंगे, और जो भारत के हैं और विदेशों में निवेश कर रहे हैं वो जो पैसा लेकर आएंगे तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे राष्ट्रीय आय में। तो ये किस में जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का हिस्सा तो होगा भारतीय का, लेकिन GDP का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि RBI के द्वारा आरक्षित नकदी अनुपात, जिसको CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो अनुपात घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में की मुद्रा की आपूर्ति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी, यदि CRR घटा दिया। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है कि जो बैंक है ना, बैंक अपने जितने नकदी का है ना एक निश्चित प्रतिशत किसके पास जमा करते हैं, RBI के पास जमा करते हैं, उसको CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। इसके बदले में ब्याज तो मिलता नहीं, ओनली कैश में ये जमा करते हैं। SLR खुद के पास रखते हैं। तो अगर CRR कम करेगा तो मतलब बैंक कम पैसा जमा कराएंगे RBI के पास, तो बैंक के पास ज्यादा रहेगा, ज्यादा पैसा रहेगा तो वो ज्यादा लोन बांटेंगे, ज्यादा लोन बांटेंगे तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 29वें क्वेश्चन का C आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर SLR है ना, SLR अगर कम कर दे ना, SLR कम कर दे तो भी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि SLR वो खुद के पास रखते हैं, खुद के पास रखते हैं सोने के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश के रूप में रख सकते हैं, और खुद के पास रखते हैं जितनी नकदी है उसका एक निश्चित अनुपात जो लगभग 18% के आसपास होता है, और CRR लगभग 3.5% 4% होगा, ये कम बत्ती होता रहता है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अम्लीय वर्षा का कारण पूछ रखा है कि इनमें अम्लीय वर्षा होती क्यों है। तो अम्लीय वर्षा होती है जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं। तो इसके चलते क्या होता है, जब बारिश आता है तो उसके साथ मिलकर ये वायुमंडल के जो नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड है ना, ये जल के साथ मिलकर के आ जाते हैं, धरातल पर आ जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, तो अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब मौसम की पहली बारिश आती है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अम्लीय वर्षा होती है और ये क्या होता है, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये जो रसायन, ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है, बायोगैस को, जिसका दहन धूम्र रहित होता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या, एक तो इसको क्या मानते हैं, उत्कृष्ट ईंधन मानते हैं बायोगैस को, शुद्ध मतलब स्वच्छ ईंधन, इसमें धुआं होता नहीं है, धूम्र रहित होता है। इसका जो मुख्य घटक है ना बायोगैस का, वो मीथेन है। मैथेन जो है CH4, इससे सबसे ज्यादा क्या निकलती है, मैथेन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 32वें क्वेश्चन की, तो 32वें क्वेश्चन फिगर, तो शताब्दी में वायुमंडलीय ओजोन परत का ह्रास का कारण क्या है, CFC है। बिना सोचे समझे कार्बन, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, वो इसके ह्रास का कारण है CFC। उसके लिए बहुत सारे जो कन्वेंशंस किए गए हैं ताकि CFC को कम किया जा सके। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये भी है। मेथेन पीड़कनाशी भी है, मेथेन पीड़कनाशी से भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रभावित किया है ना कुछ ज्यादा दिनों, कुछ शताब्दियों में, वो CFC ने किया है। किसको, ओजोन परत। ओजोन परत पाई कहाँ पे जाती है, गुड ओजोन कहाँ पे पाई जाती है और बैड ओजोन कहाँ पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताना होगा आप। किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु जस्ट, वो क्या है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये जस्ट पिछले साल किए होंगे, तो ये रिपीट हुआ है नेक्स्ट लास्ट टू सेकंड लास्ट ईयर में। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक निर्बाध रूप से, मतलब किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, अवरोध नहीं है, एक वस्तु गिर रही है, उसके संदर्भ में जो सही स्टेटमेंट है ना वो हो जाएगा, एक समान त्वरण से गति करेगी वो वस्तु।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाता है कि उसका त्वरण में चेंज नहीं होगा। और मैंने ये बताया था कि त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की तरफ त्वरण होता है, त्वरण होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब से वो गिरना स्टार्ट करेगी गिरेगी तब तक उसका त्वरण क्या रहेगा, एक समान रहने वाला। सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 34वें क्वेश्चन की, तो किसी दिए गए माध्यम में 2 kg हर्ट्ज आवृत्ति की किसी ध्वनि तरंग का अनुदैर्ध्य कितना है, 35 सेंटीमीटर है। तो उस माध्यम में से 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 3 सेकंड लगेंगे, इसको मात्र 3 सेकंड लगेंगे। अगर उसका माध्यम में 2 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और तरंग दैर्ध्य 35 है, तो उसको 2.1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में मात्र 3 सेकंड लगेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का परिणाम है। तो न्यूटन की गति के थर्ड जो नियम है ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। तो इसका जो है, इसका जो रिजल्ट है, जो फाइनल परिणाम है वो क्या है हमें बताना है। तो वो है संवेग का संरक्षण। संवेग का संरक्षण होता है, इसको संवेग का संरक्षण नियम भी बोलते हैं। संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व तट पर स्थित सबसे गहरा अंतर्देशीय जो संरक्षित पतन है। तो हमें बताना है कि पूर्वी तट पर है एक, तो ये इधर पश्चिमी तट हो जाएगा भारत का, और ये पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा और अंतर्देशीय संरक्षित पतन कौन सा है। तो जो विशाखापत्तनम है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्राणी एवं पादप जातियों की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। सबसे ज्यादा पादपों की एवं प्राणियों की विविधता कहाँ पाई जाती है, वहां पाई जाएगी जहाँ देखो बारिश होती है, पर्याप्त मात्रा में बारिश हो, वहां की मृदा अच्छी हो, वन वगैरह बहुत अच्छे उगते हो। तो देखो मरुस्थलीय सवाना को तो आप काट ही दो, ये तो आने वाला नहीं है। शीतोष्ण वनों में बारिश इतनी अच्छी नहीं होती। आर्कटिक में अल्पाइन तंत्र में तो बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है ना, इन चारों में से तो सबसे ज्यादा जो पादप जाति प्राणी कहाँ पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। इसके अलावा ड्रमलिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ड्रमलिन क्या है, तो ड्रमलिन क्या है, एक गोलात्मक मृत्तिका टिल मैदानों में हिम नदी अपोर से संचरित मोल्डेड धारा रे की पहाड़ी है। एक प्रकार की पहाड़ी है जो किससे, टीलों से, गोलात्मक मृत्तिका से, मैदानों की हिमनदीय अपोर से संचित धारा रे की पहाड़ी को ड्रमलिन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 40वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्ततम मार्ग समुद्री मार्ग और विश्व के 2 औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। मतलब सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है और विश्व के 2 औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री पतन है ना, नॉर्थ अटलांटिक समुद्री पतन है, वो है जो 2 औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री पतन किन किन के बीच मिल जाएगा आपको, इधर तो अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है। तो वहाँ के 2, इधर तो यूरोप का और इधर अमेरिका कनाडा, तो उनके जो औद्योगिक है रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ेगा। और सबसे व्यस्ततम होता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में, मतलब अटलांटिक सागर में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गई 41वां जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके विशेषताओं के आधार पर कृषि के प्रकार की पहचान कीजिए। इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें यह बताना है कि कृषि का प्रकार कौन सा है। पहला है उपज का उपभोग पूर्णतः या मुख्यतः उस परिवार के द्वारा किया जाता है जो कृषि करते हैं और पशुओं का पालन करते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा। दूसरा, अभी अल्प अधिशेष उत्पादित किया जाता है तो इसे बेचा जा सकता है, वस्तु विनिमय किया जा सकता है। तीसरा, यदि यह सामान्यतः छोटे पैमाने पर की जाती है और श्रम प्रदान होती है इसमें किसी प्रौद्योगिकी का, मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका यूज बहुत कम किया जाता है या नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा इनकी, इसके हिसाब से देखो विस्तृत कृषि होती तो अधिशेष बचता उसमें, इसमें अधिशेष बहुत ही कम बचता है, यानी कि निर्वाही हो जाएगी। निर्वाही क्योंकि स्टार्टिंग का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसमें बोल रखा है कि किसान अपने खुद के लिए, कि अपना उसका पेट भर जाए इसके लिए ये कृषि करता है। तो निर्वाही कृषि आ जाएगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत अधिशेष बच जाता है तो उसको बेच डालता है और अपना मतलब खर्चा चला लेता है। और श्रम प्रधान है नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज होता नहीं। जबकि व्यापारिक कृषि तो केवल लाभ के लिए, और सघन कृषि होगी तो उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए कि लंबे क्षेत्र में की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट के बेस पे निर्वाह कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांट का, तो मुझे बताने हैं आंसर। 42वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, 42 का आंसर आपका सी आना चाहिए। 44वें क्वेश्चन का आपका आंसर डी आना चाहिए। सॉरी 42वें क्वेश्चन का आंसर सी सही है।
43वें क्वेश्चन का आपका आंसर डी आना चाहिए, 44वें क्वेश्चन का आपका आंसर डी आना चाहिए और 45वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी आना चाहिए। आप क्वेश्चन को रोक सकते हैं, इसको स्लाइड को रोक के, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके इनको आंसर आप खुद से करने की प्रयत्न कर सकते हैं। 46वें क्वेश्चन का आपको आंसर सी आना चाहिए। ये सारे जो आंसर मैं बता रहा हूँ ना, ऑफिशियल आंसर की के बेस पे बता रहा हूँ, मैंने कोई अंदाज से नहीं बता रहा, जो आपको आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं यानी। तो 47वां जो क्वेश्चन है, यूरोप की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए जो OSCE जो है के बारे में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। तो इसमें यूरोप एवं मध्य एशिया अमेरिका कुल 57 देश हैं जो OSCE है ना, जिसको यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग के लिए संगठन बोलते हैं। तो इसमें लगभग अमेरिका समेत मध्य एशिया के भी और यूरोप के कितने 57 कंट्रीज है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यह पूर्व चेतावनी संघर्ष की रोकथाम, संकट प्रबंधन, संघर्षोत्तर पुनर्वास के क्षेत्र में राजनीतिक वार्ता निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि ये निर्णय लेने के लिए और राजनीतिक वार्ता करने के लिए, कब, जब कोई पूर्व चेतावनी देनी हो, संघर्ष के लिए कोई मतलब कोई युद्ध वगैरह हो जाए, संघर्ष हो जाए, तो उसको रोकथाम के लिए, संकट का प्रबंधन करना हो, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। OSCE की प्राथमिक उत्तरदायित्व यूरोपीय क्षेत्र की सैन्य सुरक्षा है, नहीं इसमें सारों सभी का कोऑर्डिनेशन होगा। और OSCE के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, ये भी स्टेटमेंट भी गलत है, इसमें बाध्यकारी दे रखा है। एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 47वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वाड के बारे में पूछ रखा है। क्वाड के 4 देश, तो मैंने जो वन शॉट वीडियो पढ़ाई थी, तो क्वाड के बारे में जो एक्सरसाइज होती है क्वाड के देशों के बीच में, वो कौन सी होती है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और नहीं पता तो जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट वीडियो सिर्फ कुछ मिनट का है और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है इसके बारे में मैंने सारी डिटेल से बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। स्पोर्ट्स की न्यूज हर साल में क्वेश्चनों में पूछी जाती है। तो 48वें क्वेश्चन क्वाड के बारे में है। 4 देशों का समूह, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और फ्रांस। फ्रांस कहाँ पे है? इसमें जापान है। यूएस पहले तो क्या था, भारत और अमेरिका थी, देन इसमें जो ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया, जापान जुड़ गया, तो 4 हो गई। इसमें फ्रांस नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत, राइट आंसर सी आ जाएगा 48वें क्वेश्चन में। सी आंसर आएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही होंगे कि क्वाड के सदस्यों के बीच समुद्री सहयोग का एक महत्वपूर्ण बंधनकारी बल है। मतलब क्वाड के सदस्यों ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए कार्यकारी समूह का गठन किया था। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस कानून का अधीन किया जाता है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसका गठन जो किया जाता है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 उसके तहत किया जाता है। पहला ये स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा या भाषाएं नहीं है? यूएन की भाषाओं में कौन सी शामिल नहीं है, हमें ये बताना है। तो अरबी, जर्मन, स्पेनिश और चीनी में से केवल जो जर्मन है ना, वो यूएन की भाषा नहीं है आधिकारिक भाषाओं में, जबकि अरबी भी है, स्पेनिश भी है और चीनी भी है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें क्वेश्चन में, सॉरी 50वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अपने क्वथनांकों के पर्याप्त अंतर वाले 2 मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? मतलब अपने क्वथनांक में पर्याप्त अंतर वाले 2 मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो प्रयोग की जाती है ना, उस विधि को क्या बोलते हैं? उसको सरल आसवन बोलते हैं। सरल आसवन विधि के द्वारा किया जाता है डिफरेंस 2 मिश्रणीय द्रवों में। तो जो यदि क्वथनांकों में पर्याप्त मतलब सफिशिएंट डिफरेंस है, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? सही स्टेटमेंट बताना है 52वें क्वेश्चन में। तो एलोय मिश्रण होते हैं। एलोय क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। एलोय यौगिक होते हैं, सदैव धातुओं से बने होते हैं। एलोय उनके एक घटक के रूप में कार्बन होता है। इसमें तीनों स्टेटमेंट एक गलत है, पहला सही है। एलोय क्या होते हैं? एक प्रकार के मिश्रण होते हैं। तो 52वें क्वेश्चन में ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा, ग्रेफिन सर्वाधिक, इनमें सबसे ज्यादा तत्व, सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बिल्कुल रिपीटेशन क्वेश्चन है। ग्रेफाइट के बारे में हम पहले भी क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कार्बन का डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो 53वें क्वेश्चन में कार्बन आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। 54वें क्वेश्चन की बात करें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, यदि इसकी अभिक्रिया किससे कर दे? जिंक से कर दे, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये हमें बताना है। तो जो गैस उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जिंक की अभिक्रिया से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। 55वें क्वेश्चन की बात करें, किस लवण के जलीय घोल को लवण जल, इसको ब्राइन कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl का जो घोल होता है ना, वह लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड जो है ना, उसके घोल को क्या बोलते हैं? लवण जल बोला जाता है, उसको ब्राइन बोला जाता है लवण जल को। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है सामान्य नमक में पाया जाता है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 56वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में लोक सेवाओं से संबंधित नहीं था?
इनमें से एक आयोग ऐसा है जो लोकसभा से संबंधित नहीं था। एचिसन आयोग लोकसभा से, इस्लिंगटन और ली तीनों लोकसभा मतलब यूनियन जो यूपीएससी है ना उसके गठन से संबंधित है, उससे संबंधित। लेकिन राधा कृष्ण आयोग है ना यूपीएससी से संबंधित नहीं है, तो इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोक हितवादी किसके रूप, लोक हितवादी ये क्वेश्चन में रिपीटेशन हुआ है, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद आ नहीं रहा, बहुत पहले का है 17 या 18 में। लोक हितवादी के रूप में किसको जानते हैं, तो गोपाल हरि जो देशमुख है ना उसको जानते हैं लोक हितवादी के रूप में। राइट आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा नगर और स्थान दे रखा है कि कौन सा नगर कहाँ पे स्थित है। तो पहला नागेश्वर जो है, नागेश्वर कहाँ पे स्थित है, नागेश्वर सौराष्ट्र, नागेश्वर सौराष्ट्र गुजरात से है। और आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर कहाँ पे है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा तो है ही राजस्थान में जहाँ पे चूड़ियां मिली थी। राखी गढ़ई जूते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणा में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 59वें क्वेश्चन की, तो पुस्तकों एवं उनके लेखकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से 3 हैं जो बिल्कुल सही है, एक गलत है, हमें वही बताना है गलत कौन सा है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की थी, रिपीटेशन है क्वेश्चन की, एग्जैक्ट रिपीटेशन है, सही है। द फिलोसॉफी द बम भगवती चरण वोहरा की, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ये भी सही है। इंडियन अर्नेस्ट ये है जो एनी बेसेंट की नहीं है, तो ये इसका राइट गलत हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन अर्नेस्ट किसका है, ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपको बताना पड़ेगा ये। और एनी बेसेंट की जो है ना रचना है ना वो कौन सी है, ये दोनों आपको बताने होंगे। देशर कथा सकाराम गणेशकर देवस्कर की है, डी इसका सही आंसर है। इंडिया अर्नेस्ट किसका है और एनी बेसेंट की कोई रचना, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 60वें क्वेश्चन की बात करें तो शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किस पुरातात्विक स्थल को चिन्हित करने हेतु पुरातत्वविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से महत्वपूर्ण चिन्ह या मार्कर है। अगर किसी भी कोई क्षेत्र है शिल्प का उत्पादन केंद्र, उसको खोजना है कि शिल्प का उत्पादन केंद्र है, तो उसके लिए जो चिन्हित है पुरातत्वविद जिनका यूज करते हैं वो महत्वपूर्ण चिन्ह कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो कच्चे माल का प्रमाण मिल जाए, प्रस्तर मिल जाए, टूटे फूटे पूरे शंख वगैरह मिल जाए, तो ये तो है ही शिल्प का, तभी तो पता चलेगा यही है शिल्प के कच्चे माल, तो ये सही हो जाएगा। दूसरे की बात करें स्थल का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि स्थल थोड़ा बड़ा है तो शिल्प का होगा, स्थल का थोड़ा छोटा है तो शिल्प का नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, छोटा स्थल भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, दूसरा नहीं आएगा। अपूर्ण वस्तु एक मतलब कोई वस्तु बन रही है उसको बीच में ही रहेगी, जब उस समाप्त हुआ तब त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट का प्रमाण मिल जाए, तो ये है, ये इससे भी पता चल सकता है कि वो नगर शिल्प उत्पादन केंद्र था या नहीं। जैसे मोतियों की मोती मिल जाए माला वगैरह के लिए। इसके अलावा विविध प्रकार के मर्द भांडों का प्रमाण, ये जरूरी थोड़ी है मर्द भांडों के लिए कि वो शिल्प उत्पादन केंद्र है या नहीं, तो इसमें 1 और 3 राइट आंसर आ जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 61वें क्वेश्चन की, तो मानव में यूरिया मुख्यतः भोजन में निम्नलिखित किस घटक के उपचायक के रूप में बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो यूरिया है ना मुख्यतः भोजन के निम्नलिखित किस घटक में उपचायक से बनता है, किस घटक के उपचायक से बनता है, उपापचय से बनता है, क्या बोल रहे हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन, मानव में यूरिया भोजन के निम्नलिखित में से किस घटक के उपापचय से बनता है। तो यूरिया कब बनता है मानव में, जब एमिनो अम्ल है ना उनका उपापचय होता है ना, उपापचय होता है, तो जब आंतों में उनका उपापचय होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वें क्वेश्चन की बात करें तो लसिका मुख्यतः रक्त प्लाज्मा से बनती है और यह कोशिकाओं को घेरे रहती है। रक्त और लसिका में मुख्य अंतर क्या होता है, रक्त में और लसिका में डिफरेंस क्या है, मेन जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो वो मेन डिफरेंस होता है लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, मतलब जो आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रक्त में पाई जाती है, लसिका में नहीं पाई जाती, लेकिन बनते किसमें है, जो है लसिका मुख्यतः किससे, प्लाज्मा से बनती है और क्या करती है, कोशिकाओं को घेरे रहती है। तो डिफरेंस केवल आरबीसीज का है, लसिका में नहीं पाई जाती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 63वें क्वेश्चन की, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। यह किसके माध्यम से ग्रहणी में स्रावित होता है, जो है एमाइलेज हो गए, ट्रिप्सिन हो गए, लाइपेज किसके पाचन के लिए काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पाचन के लिए। तो ये किसके माध्यम से ग्रहणी में श्रावित होते हैं, तो किसके माध्यम से श्रावित होते हैं, अग्नाशय रस के द्वारा ये श्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्यायाम करते समय, दौड़ते समय मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। जब आपने कभी व्यायाम किया होगा, दौड़ा होगा, तो आपको एक अम्ल सा फील हुआ होगा, लैक्टिक अम्ल, पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो यह किस
ये बनता है, यानी किसके कारण बनता है, किसके कारण बनता है, जो लैक्टिक अम्ल बनता है ना वो बनता है ग्लूकोज के अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए, ग्लूकोज की से अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए लैक्टिक अम्ल बनता है। किनको, मांसपेशियों को, जब दौड़ते समय या व्यायाम करते समय। 64वें क्वेश्चन में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वें की बात करें तो केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे से क्या अभिप्राय है। तो राजकोषीय घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा होगा बजटीय घाटे का जोड़ प्लस आंतरिक व बाह्य उधार में से उधार में निवल वृद्धि हो जाए। मतलब कि बजटीय घाटा, बजटीय घाटा मतलब टोटल जो रिसिप्ट है प्राप्तियों से, जो देयता जिनको बोलते हैं, व्यय ज्यादा हो जाए, मतलब जितनी आय हो रही है ना उससे व्यय ज्यादा हो जाए, प्राप्तियां जितनी हो रही हैं उनसे ज्यादा देयता हो जाए, तो उससे बजटीय घाटा हो जाएगा। और उसमें अगर आंतरिक एवं बाह्य जो उधार है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब होता है राजकोषीय घाटे, राजकोषीय केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, यानी कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा का क्या मतलब हो जाएगा, बजटीय घाटे का जोड़ और आंतरिक एवं बाह्य उधार से निवल वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। 22-23 के बजट की बात करंट से है, और ये मैं बजट का और एक सर्वे का वीडियो 1 तारीख को अपलोड कर दूंगा आपको। ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन ऐसे होगा कि कुछ आपका छूटे ना, क्योंकि हमने ये थीम्स देखी है ना अभी तक की, तो इनमें सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा पूछता है, सीधा पूछ रखा है, इतना कुछ है नहीं डीप पर जाने की, जैसे सीएस में डीप जाता है इतना। तो मैं इसको वन शॉट वीडियो आपको बना के डाल दूंगा लगभग 1 तारीख के समथिंग, 1 या 2 को। तो 66वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। ब्याज के भुगतान में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक शामिल था कब, 2022-23 में। 67वां क्वेश्चन है, किसी देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता निम्नलिखित में किन सूचकों द्वारा प्राप्त की जाती है। देखो आरक्षित निधियां में आयात का अनुपात कितना है इसके बेस पे, और आरक्षित निधियां में विदेशी कर्ज का अनुपात कितना है ये भी सही आंसर है, और जीडीपी का अनुपात कितना है आरक्षित निधियों, इसकी आवश्यकता नहीं है मुद्रा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता के लिए, जीडीपी का अनुपात इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा आरक्षित निधियों में कुल मौद्रिक राशियों का अनुपात, तो इन तीनों को उपयोग किया जाता है, यानी 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वें का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 68वें क्वेश्चन की, तो 68वें क्वेश्चन, यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी बचत की आय के अनुपात में वृद्धि करते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मूल्य या तो घट जाएगा या परिवर्तित रहेगा। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को जो कहते हैं वो कहते हैं मितव्ययता का विरोधाभास। मितव्ययता का विरोधाभास इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, सभी की अपनी बचत है, सब जो लोग हैं अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की अपनी बचत की आय के अनुपात में वृद्धि करते हैं। जितनी उनकी बचत हो रही है, जितनी उनकी आय है ना, आय के अनुपात में वृद्धि हो रही है, उतनी ही बचत के अनुपात में भी वृद्धि करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मूल्य क्या है, तो घट जाएगा, मूल्य या तो घट जाता है या परिवर्तित रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मितव्ययता का विरोधाभास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69वें क्वेश्चन की, तो बैंकों को अपनी नकदी कुल आस्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इस अनुपात को क्या कहते हैं, ये मैंने अभी बता दिया था। देखो सीआरआर और एसएलआर कंटिन्यू 2 कंसेप्ट है, एक टॉपिक से हैं, और ये 2 क्वेश्चन बना दें इनसे 2 अलग अलग। सांविधिक चल निधि अनुपात जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, और ये अपने पास रखना होता है, मैंने अभी बताया था जब सीआरआर का क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 70वां जो क्वेश्चन है इसको छोड़ दिया गया था, तो इसका आंसर हम नहीं करेंगे। 71 का क्वेश्चन प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध के तार को 4 समान भागों में काटा जाता है, तो इसके बाद इन तारों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, मतलब इस क्रम में जोड़ दिया जाता है, 4 समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। 4 तारों को, एक ही तार को 4 पार्ट्स में तोड़कर इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश, मतलब तुल्य प्रतिरोध यदि इसका आर डैश है तो इस अनुपात आर डैश बटा आर क्या हो जाएगा, तो आर डैश बटा आर हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक दंड चुंबक है, एक प्रयोग दे रखा है, प्रयोग है एक दंड चुंबक को किसी चालक तार लूप की ओर अक्षतः ले जाया जाता है, इसमें चुंबक की ओर ध्रुव लूप की ओर अभिमुख होगी। प्रयोग 2 में प्रयोग 1 जैसी आकृति को दोहराया जाता है, सिवाय यह है कि चुंबक का दक्षिण ध्रुव लूप की ओर अधोमुखी होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों प्रयोगों में लूप की धारा की दिशा विपरीत स्वरूप में होगी, चाहे तो उत्तर ध्रुव लूप की ओर हो या फिर दक्षिणी ध्रुव चुंबक का किसकी ओर, लूप की तरफ हो। तो पहला स्टेटमेंट बोल रखा है कि दोनों ही, मतलब कि दोनों ही प्रयोगों में लूप की धारा की दिशा विपरीत होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट दोनों प्रयोगों में लूप की धारा एक समान होगी।
किसी में धारा प्रभावित नहीं होगी। लूप हैज एक में लूप में अधिक धारा प्रभावित होगी। तो इसका राइट आंसर तो यही है कि चाहे तो उत्तर की ओर चाहे दक्षिण की ओर किसी भी ध्रुव की ओर की तरफ से लूप की ले जाए तो लूप में जो धारा है ना वो दोनों ही स्थितियों में क्या होगी, दिशा विपरीत दिशा के स्वरूप में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 73वां क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन का सही व्याख्या करता है। मौसम का परिवर्तन के लिए जो निर्भर करता है ना, तो वो पृथ्वी की अक्ष का नतिकोण है। अपने अक्ष पर घूर्णन है ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना मौसम के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ऋतुओं के बनने से संबंधित हो गया। पृथ्वी के ग्रह अन्य ग्रहों की पारस्परिक क्रिया, इसका भी मौसम से कोई सीधा इफेक्ट है नहीं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, इसके चलते होता है मौसम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, हमें सही बताना है इन पर विचार करके। 74वें क्वेश्चन में तो 3 नदियां हो गई, 3 भिन्न नदियां सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन में विशाल उत्तरी मैदान बने हुए हैं। हाँ, तो सिंधु का मैदान हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर में, गंगा का मैदान हो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में, और चाहे जो है ब्रह्मपुत्र ये नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें, तो ये तीनों सही है। ये अपना अपना मैदान बनाते हैं, विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण करते हैं तीनों मिलकर। पृथ्वी की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र तो सही है, ये तो पता ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। दिल्ली में यमुना और लगभग 1600 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के बीच उच्चता में केवल 200 मीटर की हास है। मतलब यमुना नदी दिल्ली से लेकर बंगाल की खाड़ी तक केवल 200 मीटर की गहराई में का फर्क होता है, मतलब तो ढलान सिर्फ 200 मीटर का है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 75वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। विश्व की कई बृहत्तम पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे विद्यमान है। ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है, पहला सही है। बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं जो समुद्र के नीचे विद्यमान है। इसके अलावा कुछ वृहत श्रृंखलाएं द्वीपचाप के रूप में प्रकट हुई है, ये सही है। द्वीपचाप द्वीप के ऊपर निकली हुई, जब नुकीले सिरे या समुद्र के ऊपर निकल जाते हैं तो इसको द्वीपचाप बोलते हैं। तो दूसरी भी सही है। मध्य महासागरीय कटक में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई है। मध्य महासागरीय कटक में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई है, ये गलत स्टेटमेंट है। मध्य महासागरीय जो है कटक है उसमें नहीं है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, किसमें है, ये जो प्रशांत महासागर है ना उसमें बना हुआ है ये सबसे लंबा जो महासागर कटक है। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक के तल से 33 मीटर ऊंचा उठा हुआ है। ये तीनों 1, 2 और 4 स्टेटमेंट इसके सही है। यानी 75वें क्वेश्चन में सी 75 में सी इसका गलत कर दिया भाई। स्टेटमेंट 3 कहता है मध्य महासागरीय कटक में स्टेटमेंट 3 कहता है मध्य महासागरीय कटक से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। तो मिड महासागर कटक है जो प्रशांत महासागर में बना हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक के तल से 33 मीटर उठा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो इसका डी राइट आंसर है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक साइड में शीतोष्ण घास स्थल दे रखा है, दूसरी में मतलब क्षेत्र दे रखा है और हमें मिलाना है। तो प्रेरीज कहाँ पे है, प्रेरीज कहाँ पे, स्टेपीज कहाँ पे है, पंपास कहाँ पे और वेल्ड कहाँ पे है। ये शीतोष्ण घास के मैदान है पहले तो चारों, ये याद रखना है क्योंकि एक बार कई क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि शीतोष्ण और जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं। तो पहले तो आपको यही याद रखना। अब मिलाते हैं इसको कि कौन सा किसमें जाके मैचिंग होता है। तो प्रेरीज कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं शीतोष्ण, उनको प्रेरीज बोलते हैं। पहली बात याद रखना, ये 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ है ना उसके नीचे मिलेंगे, और नॉर्थ में 23.5 के ऊपर मिलेंगे। इनको शीतोष्ण तभी शीतोष्ण होंगे। और दूसरा स्टेपी की बात करें तो स्टेपी कहाँ मिलता है, स्टेपीज मिलते हैं यूरोप एशिया के बीच में घास के मैदान जो है उनको स्टेपीज बोलते हैं। पंपास कहाँ पे, पंपास मिलते हैं दक्षिण अमेरिका में, पंपास मिलते हैं, और जो कि चिली अर्जेंटीना में नीचे। और वेल्ड जो मिलता है उसको जो दक्षिण अफ्रीका, उसमें इन शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2 सी राइट आंसर हो जाएगा। श्री अन्न के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। तो श्री अन्न के बारे में क्वेश्चन है, सही स्टेटमेंट बताना है। श्री अन्न को प्राय जलवायु समुत्थानशील फसलें कहा जाता है क्योंकि न्यूनतम निवेश रख रखाव में शुष्क मौसम भूमि में भी उग सकते हैं, जैसे बाजरा इसका एग्जाम्पल हो गया, रागी हो गया, सही है। श्री अन्न खनिज आहार्य रेशा प्रतिऑक्सी कारक
प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, प्रोटीन के रूप में मिलेट्स का यूज किया जाता है, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। वैश्विक अनाज व्यापार में ज्वार, इसको सोरगम बोलते हैं, सही श्री अन्न का योगदान 3% से भी कम है वैश्विक अनाज में। ये तीनों स्टेटमेंट इसके राइट आंसर हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77वें क्वेश्चन में। 78वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें 3% दे रखा है, इसके आंसर मुझे बताने हैं, आपको पढ़ लेना आप इसको। तो 78वें क्वेश्चन में बी आंसर आएगा 5, 79वें क्वेश्चन में ए आंसर आएगा 42, ये आंसर आएगा, और 78वें क्वेश्चन में आएगा बी, और 79 जो 80वां क्वेश्चन है उसको जब आप करोगे तो उसका आंसर आपका आना चाहिए डी, आपका आना चाहिए 11340 आंसर आना चाहिए। और इसके अलावा 81वें और 82वें क्वेश्चन में, 81वें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए, हाँ। और 82वें क्वेश्चन में आपका डी आंसर आना चाहिए, 40 आपका आंसर। 83वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। जनसंख्या की वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। जस्ट अपोजिट नहीं बोल रहा, वृद्ध जनसंख्या मतलब जनसंख्या वृद्ध होती जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में जो वृद्ध लोग हैं वो वृद्धों की क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ये। और अधिकांश विकसित देशों की बात करें तो उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, इटली जापान। इसके मैं एग्जाम्पल ले सकते हो, 2024 का सीएससी का क्वेश्चन था। भारत में भी अब तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इस तरीके की शिकायतें आने लग गई है, मतलब तभी तो वहां पे 3 बेबी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 84वें क्वेश्चन की, जलवायु सशक्तिकरण की कार्यवाही, इसको ACE के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही स्टेटमेंट बताने हैं जलवायु सशक्तिकरण की कार्यवाही से संबंधित है। तो इस पद टर्म जो है ACE जो है तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा अंगीकार किया गया था, सही है। यह पद पेरिस समझौते से संबंधित है, जलवायु सशक्तिकरण के लिए कार्यवाही पेरिस समझौते से ही संबंधित है। दोनों इसके सही स्टेटमेंट हो जाएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल क्या है, क्लाइमेट न्यूट्रल पर्यावरण से क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन किससे हैं, पर्यावरण से हैं। तो क्लाइमेट न्यूट्रल पहल है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल, इसका मतलब क्या है, किससे संबंधित है, सही स्टेटमेंट बताना है। वर्ष 2023 तक कार्बन निष्प्रभाव हुई विश्व का लक्ष्य प्राप्त करना, कार्बन न्यूट्रल विश्व के लिए, और इसको प्राप्त करने के लिए संगठनों एवं अन्य इच्छुक हितधारियों को अभी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, 2030 नहीं है। इसके अलावा इसने अपना उद्देश्य पेरिस समझौते से ग्रहण किया है, तो ये भी सही है, स्टेटमेंट 20 का राइट आंसर है। और ये जो कार्बन न्यूट्रल है ना, ये 2050 तक है आई होप, और आप इसको चेक और कर लेना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कवच 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का सेम टू सेम कवच के ऊपर, कवच जो सिस्टम है उसके ऊपर। तो इसमें सही स्टेटमेंट बताइए है, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अंगों की एक संयुक्त समन्वय समिति है। यह साइबर खतरों से निपटने के लिए AICTE और BPRD के द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया भारत का राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। तो 20 का राइट आंसर है, ए गलत हो जाएगा, और 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 86वें क्वेश्चन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 85वें में भी आएगा, 86वें में भी आएगा। तो ये कवच 2023, लेकिन जो CSE 2025 में पूछा गया था ना, वो जो ट्रेन है ना, ट्रेन के कोलैप्स से रिलेटेड है ना, वो जो कवच सिस्टम, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये कवच सिस्टम है जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित, अब हिस्ट्री में हम प्रवेश कर रहे हैं, गलत बताना है। नवपाषाण काल से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। 87वें क्वेश्चन में इस काल की अभिलाक्षणिक विशेषताओं से किसे हुई, पॉलिश किए हुए पाषाण एवं औजार, कृषि पशुओं को पालतू बनाना, मृद भांड शामिल है, पहला सही है। इस काल में नव प्रस्तर युग भी नवपाषाण काल को बोलते हैं, नव प्रस्तर युग, ये भी सही है। ये अभिलाक्षणिक विशेषताएं उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में लगभग एक ही समय पर दिखाई देती है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका एक जो समय अवधि है ना, वो आप इनकी अलग अलग हो सकती है, एक ही समान समय अवधि के नहीं है ये नवपाषाण काल के। कृषि में सबसे पहला साक्ष्य 8000 ईसा पूर्व में मिला था, मेहरगढ़ के आसपास प्राप्त हुआ था, तो डी का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में कौन सा मृद भांड प्रतिरूप नहीं है, मृद भांड का प्रतिरूप OCP, NBW, BRW, लेकिन CCE नाम का कोई मृद भांड नहीं होता, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है CCE नाम का, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गलत ही बताना था। 89वें क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के शिलालेख को निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है।
अशोकी शिलालेखों में से राजनीतिक केंद्रों के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है जो स्वर्णगिरी है ना, उसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट बताना है 90वें क्वेश्चन में। तो शासकों के नाम, प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंदू यूनानियों ने, ये भी कंप्लीट क्वेश्चन रिपीटेशन से आ रहा है, सेम टू सेम। और कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम, पिछले ही साल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कुषाण सिक्के में सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राटों के द्वारा जारी सिक्के से अलग था, ये गलत है इसमें, और ये इसका राइट आंसर भी सी ही है कि कुषाण सोने के सिक्के उत्तर भारत, मध्य भारत, एशिया के विभिन्न स्थलों से मिले हैं। तो कुषाण सिक्कों का भार और समकालीन रोमन सम्राटों के जारी सिक्कों का भार अलग अलग था, ये स्टेटमेंट गलत है, लगभग समान था। तो 90वें क्वेश्चन में सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 91वें क्वेश्चन की, वैदिक यज्ञों की प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रोत, जिसको वैदिक यज्ञ बोलते हैं, में 3 प्रकार की अग्नियों का उपयोग किया जाता है। गार्हपत्य, गृहस्वामी की अग्नि, आहवनीय जिसको नैवेद्य अग्नि बोलते हैं, और दक्षिणाग्नि जिसको दक्षिण अग्नि बोलते हैं। मतलब 3 प्रकार की वैदिक यज्ञ में 3 प्रकार की अग्नि होती हैं, एक तो गृहस्वामी अग्नि, एक नैवेद्य और एक दक्षिण अग्नि। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, माना जाता है कि इन अग्नियों को विभिन्न आकार के कुंडों में स्थापित किया जाता है, अर्थात गार्हपत्य के लिए वर्गाकार और आहवनीय के लिए गोलाकार एवं दक्षिणाग्नि के लिए आयताकार। ये इसमें उल्टा सुल्टा क्रम दे रखा है, तो इसका केवल एक पहला स्टेटमेंट सही है। सेंट पीटर्सबर्ग के जो व्लादिवोस्तोक तक है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से होकर नहीं गुजरता? जो सेंट पीटर्सबर्ग है और व्लादिवोस्तोक जो है उसको जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है ना, वो इनमें से 3 से होकर गुजरता, 1 से नहीं गुजरता। तो हमें वही बताना है। तो ये है ना, अल्ताई पर्वत से गुजरता है, काकेशस पर्वत से नहीं गुजरता, यूराल और ओब और येनिसी नदियों से होकर गुजरता है। और काकेशस जो पर्वत है ना, वो किन 2 महासागरों या फिर झीलों के बीच में स्थित है, वो आपको बताना है। एक तो कैस्पियन है, दूसरा आपको बताना है। तो इसमें आंसर आ जाएगा कैकेशस पर्वत से ऊपर ये नहीं गुजरता, कैकेशस पर्वत से ऊपर ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग होता है। बरखान के बारे में, बरखान धोरे जिनको बोलते हैं, धोरे बरखान, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 93वें क्वेश्चन में, ये भू आकृति, ये सॉरी, भारत में ये भू आकृतियां थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो थार के मरुस्थल पाई जाते हैं क्योंकि ये जो धोरे बन जाते हैं, मतलब जब धूल भरी आंधियां जो चलती हैं उसके चलते जो मरुस्थल होते हैं उनमें मिट्टी के ऐसे धोरे बन जाते हैं, उनको बरखान बोलते हैं। तो पहला सही है। पवनाभिमुख पार्श्व की ढलान अवतल होती है, जबकि जिनके मध्य में अधिकतम ऊंचाई होती है। पवनाभिमुख पार्श्व की ढलान अवतल, उल्टा लिख रखा है ये। पवनाभिमुख, जिस तरफ से पवन आ रही है ना उस साइड पे ढाल उच्च होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बरखान के दोनों सिरों में हॉर्न होते हैं। देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई हॉर्न की तरह, खुर की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 93वें क्वेश्चन में। 94वें क्वेश्चन की बात करें तो 94वां जो क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है या इसके गर्म जल का उपयोग सीधे उपयोग कृषि स्नान सफाई के लिए किया जा सकता है? बोल रहा है, यानी सही है। भूतापीय ऊर्जा थोड़ा गर्म जल है, उसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी, स्नान के में भी, सफाई वगैरह में किया जा सकता है। विद्युत के कुछ अन्य स्रोतों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त सस्ती होती है, बिल्कुल गलत है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम मिलता तो नहीं है और ये सस्ती बता रहा है। ताप विद्युत केंद्र टर्बाइनों को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं, ये भी सही है। 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा 94वें क्वेश्चन में। 95वें क्वेश्चन की बात करें तो 95वें क्वेश्चन में हमें अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन दिया हुआ है, एक साइड में उसके विषय कौन से हैं और उनको मिलाना है हमें। तो जो पहला जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो किससे संबंधित है? वो है स्थायी जैव प्रदूषक से संबंधित है। और जो मिनामाता कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है? वो है पारद पर आबद्ध कर लिखत, इससे संबंधित है। बासेल कन्वेंशन किससे संबंधित है? खतरनाक अपशिष्ट सीमा पार या संचलन एवं उनके निपटान से, बासेल हो गया। और रोटरडम कन्वेंशन तो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के खतरनाक रसायन इनपुट अग्नासी से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित जो निर्णय दिया था 2004 में, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, तो ये किससे संबंधित था, ऐसा इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005, जिस अधिनियम के बाद में आया था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ 2004 के बाद आया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा
बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ना उससे संबंधित है। इनमें से एक केस ऐसा है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। तो जो दूसरा केस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का केस है और ये किससे संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। 98वें क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 226 वही है। 32 तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की और 226 है वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति 226 के तहत है। हमें गलत बताना है, गलत कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमाधिक अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध रिट के 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट 226 में मैंने बताया। भाग 3 के द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को परिवर्तित करने में अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए रिट जारी की जा सकती है। ये विशेष अधिकार है ना केवल हाई कोर्ट को प्राप्त है कि वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम केवल फंडामेंटल राइट्स का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उनके बेस पर राइट जो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत केवल एक अधिकार। इसका मतलब ये हो गया ना कि हाई कोर्ट को ज्यादा इस रिट के मामले में ज्यादा अधिकार प्राप्त, ये बिल्कुल सही है। यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अधीन उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त शक्ति की अल्पीकृत कर सकती है। नहीं, 32 को मतलब हाई कोर्ट की शक्ति को अल्पीकृत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 226 की पावर, तो ये गलत है। इसका अधिकारिता में के अधीन किसी भी प्राधिकारी को रिट जारी किया जा सकती है। तो 226 के तहत मैंने कहा था ना कि केवल फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अन्य प्राधिकारियों को रिट जारी की जा सकती है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32(2) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति को अल्पीकृत नहीं कर सकती। 99वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गलत स्टेटमेंट बताना है। अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान संवर्ती सूची के अधीन एक विषय, सही है। शोधन अक्षमता, दिवालिया, ये दोनों संवर्ती सूची के अधीन आते हैं, ये भी सही है। अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य, एक राज्य अंतर्राज्य व्यापार मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य व्यापार है, तो इसमें राज्य सूची का विषय तो हो नहीं सकता क्योंकि एक राज्य का होगा तो वो अपने पक्ष में निर्णय दे लेगा, तो ये संघ सूची में जाएगा। इसमें राज्य सूची दे रखा है, यही गलत हो जाएगा। गलत हमें पूछा है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंककारी संघ सूची का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बासल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखो एक ही साल 2 क्वेश्चन आ गए। मैचिंग का आ गया था मिलान का, वो जो तीनों स्टेटमेंट भी सेम है, तो ये किससे संबंधित? प्रदूषकों के प्रबंधन से संबंधित है। अगर आप इन तीनों को और यहाँ पे आप अगर आपका भी जो हमने किया था इनमें देखें तो इन सभी में इनको पढ़ोगे। देखो एक सीमा पारी अपशिष्ट, जैव प्रदूषक, रसायन जो खतरनाक रसायन, ये सारे क्या है? प्रदूषक लग रहे हैं, मतलब कि जो जिनको प्रदूषण फैला सकते हैं, इस तरीके के हैं। और इनमें देखो ऑप्शन भी आप देख सकते हो, कैदियों की मानवाधिकार, आर्द्र भूमि, नदियों, इस तरीके का क्वेश्चन मिला था, वहां पे कुछ भी नहीं था, तो इसको तो आसानी से किया जा सकता था। मतलब ये बोनस अंक मिल रहे थे सीधे सीधे उस साल में। एक ही साल में 2 क्वेश्चन कैसे रिपीट हो सकते हैं ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 101वें क्वेश्चन की, तो माता का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। कार्यक्रम का क्या नाम है? माता का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम। तो इसमें हमें बताना है गलत कौन कौन से हैं। गलत, इसमें सभी गर्भवती महिलाओं के लिए जन स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क एवं व्यय रहित प्रसव की व्यवस्था की गई, सभी गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यह सुनिश्चित व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराता है। यह सुनिश्चित व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव देखभाल क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। तो ये देखो प्रसव देखभाल से संबंधित नहीं है माता का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम। यह स्तनपान का पूर्ण ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित है। हाँ, ये ताकि माता में पोषण की कमी ना हो, बच्चे को कुपोषण का शिकार ना हो सके, इस पर फोकसित है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। यह गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए चिकित्सा एवं पोषण देखभाल की व्यवस्था करता है, माता के लिए है ताकि माता के दूध में प्रोटीन मिले उनको। तो 1, 2, 4 गलत हो जाएंगे, तो गलत हमें बताना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इनको टॉपिक मिल गया। इसमें से भी केस पूछ लिया पहले, तो अब अधिकार से क्वेश्चन पूछ लिया। सूचना का अधिकार 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, यह हमें बताना है। सही स्टेटमेंट बताना है। इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को है ना, कुछ मिस होगा, इसको छोड़ दिया गया, मतलब उस साल कितने क्वेश्चन छोड़े गए हैं? तो टोटल जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं ना, ड्रॉप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, अभी तक हमने 2 देख चुके हैं। एक क्वेश्चन 111वें नंबर का है जिसको ड्रॉप किया गया, तो 102वें क्वेश्चन को क्या किया था उस साल? ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 में पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से पहला सामयिक अध्यक्ष कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया था? सभी की सहमति से ऐसा पहला अध्यक्ष, सामयिक अध्यक्ष कौन था? तो ये अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी ऐसे थे जिनको सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष
चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमें बताना है। वर्धमान महावीर में जिम्भरी का ग्राम नगर के बाहर रज्जुपालिका नदी के तट पर और सामाग नामक गृह स्वामी के क्षेत्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य ज्ञान याद रखना मैक्सिमम सही है। निर्वाण पूछता तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता। यह अवस्था जब कर्म सत्व वास्तव में जीव की दिशा में इसे बांधने के लिए प्रभावित होता है, होने लगते हैं, तो सो आश्रव कहते हैं। मतलब ये आश्रव, पदार्थ, उद्गल, नलिका, आश्रव, ये सारे किसे जैन धर्म से संबंधित है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 105वें क्वेश्चन की, तो दक्षिण भारत में वस्त्रों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड में दे रखा है कर और दूसरा उसका अर्थ क्या है। तो हमें सही बताने, सही कौन कौन से हैं। तो इसमें जो सही हैं वो है, एक तो पंजू पीली जो है कपास के सूत पर जो कर लगाया जाता है, कपास के सूत पर जो कर लगा उसको पंजू पीली बोलते हैं। और नुलायम बोलते हैं कपास के धागे पर नुलायम। तो एक और दो सही है। तारी कदमाई और सेला जो है, तारी कदमाई रेशम के कपड़ों पर और रेशम के धागों पर शेला, ये दोनों गलत हैं। आई होप ये एक बार इसको चेक कर लेना, ये शायद इस तरीके से हैं, शेला रेशम के कपड़ों पर और तारी कदमाई रेशम के धागे पर। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो बी है। एक और दो सही आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प सारनाथ के सिंह शीर्ष के गोल्डरम फलक पर उत्कीर्ण 4 अभिजात पशुओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। जो सारनाथ में स्तंभ मिला है ना, उसमें 4 पशुओं का अंकन है। तो उस स्तंभ उन पशुओं में से 3 तो दे रखा है, एक गलत दे रखा है। हमें वो बताना है कि कौन सा नहीं है। तो जो मृग, सिंह, वृषभ, अश्व, शेर भी है, बैल भी है, घोड़ा भी है, लेकिन मृग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुप्त काल के पूर्ववर्ती अवधि का शासक विंध्य शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। गुप्त काल के बाद में जो शासक हुए थे उनमें जो विंध्य शक्ति नाम है शासक का, विंध्य शक्ति, और किस वंश से संबंधित इतना ही पूछा है तो वाकाटक राज्य से संबंधित है, वाकाटक राजवंश से संबंधित है विंध्य शक्ति। 108वें क्वेश्चन की बात करें तो अश्वों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जाता है। अश्वशास्त्र जो है अश्वों के लिए, उसका श्रेय जाता है ऋषि शालिहोत्र को जाता है, ऋषि शालिहोत्र को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्यकालीन मथुरा एवं वृंदावन में प्रतिष्ठित कवियों का समूह जिनको अष्टशाप कहते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भक्ति संत के उत्तरवर्ती थे। तो किसके उत्तरवर्ती थे ये, जो अष्टशाप दिग्गज कवि थे मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में। तो ये सूरदास जयब्रज के जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 109वें क्वेश्चन में डी राइट आंसर आ जाएगा। 110वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली लैटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक लैटेराइट मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि सही स्टेटमेंट कौन से वो हमें बताने हैं। तो पहला जो है, भारत में पाई जाने वाली हिमालय की ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। हिमालय की अधिक ऊंचाई पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। लैटेराइट मृदा वहां पाई जाएगी जहाँ धूप बहुत ज्यादा होती है और पानी की मात्रा बहुत कम हो, मतलब लाल कलर की मिट्टी हो जाती है सूख कर। तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। यह अत्यधिक उर्वरक नहीं होती है, अत्यधिक उर्वरक नहीं होती। जो ये लैटेराइट मिट्टी होती है उर्वरक नहीं होती। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उर्वर होती है। तो दूसरा भी गलत है। लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण या लाल रंग की मृदा, ये ठीक है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। नाइट्रोजन पोटासियम जैव पदार्थों की अल्प मात्रा होती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, पोटासियम जैव मात्रा भी अल्प मात्रा में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110वें में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111वां जो क्वेश्चन है वो हमें देखना भी नहीं है क्योंकि इसको छोड़ दिया गया था। और देखो मिलेट से क्वेश्चन आ गया दूसरा रागी, आप बस थीम तो देख सकते हैं ना, मिलेट से हम पहले भी देख सके, रागी के बारे में क्वेश्चन आ गया। ये भी क्या है, श्रीयन है, मिलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेल संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल स्ट्रक्चर, 12th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी। सही स्टेटमेंट बताने हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में 112वें क्वेश्चन में। तो संगुटिकास्म खंडज अवसादी शैल है। स्लेट एक अखंडज अवसादी शैल है। स्लेट अवसादी नहीं है, कायांतरित है। किसके कायांतरण से बनती है स्लेट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्रेनाइट, वितलीय आग्नेय, ग्रेनाइट वितलीय, ये सही है, जमीन के नीचे पाई जाने वाली, ठीक है। बेसाल्ट बहिर्वेदी आग्नेय शैल है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
112 में डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में रामसर आर्द्र भूमि स्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर वेटलैंड भारत में, ये 2023 का क्वेश्चन है और मैं जब पढ़ा रहा हूं तब तक 2026 जून तक 100 वेटलैंड साइट्स कंप्लीट हो चुके हैं भारत में। भारत और एशिया के दक्षिण जो एशिया है, एशिया में भारत में मतलब एशिया की बात करें तो सबसे टॉप पर है भारत वेटलैंड्स की। तो वेटलैंड्स के बारे में भारत, इनमें से सही स्टेटमेंट हमें बताना है। गहीर माथा ओलिव रिडले कछुओं का आवास है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है, सही है बिल्कुल। और हरिबाड़ा बोलते हैं जहाँ पे इनका मास नेस्टिंग होती है, जहाँ ये प्रजनन करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं वहां पे। चिल्का झील इसकी प्रमुख जाति स्पीसीज के रूप में इरावती डॉल्फिन का आवास है, चिल्का झील ठीक है। नल सरोवर आर्द्र भूमि जंगली गधों खुर का आवास भी है। नल सरोवर जो आर्द्र भूमि जंगली गधे जो है खुर का भी आवास है, ये भी सही है। सो मोरारी आर्द्र भूमि काली गर्दन वाले सारस का आवास प्रजनन स्थल है, चौथा भी सही है। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 114वें क्वेश्चन की, तो मणिपुर की लोकटक झील जिसको फुमड़ी प्लेबन मान खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा, किस प्रकार की मृदा गठित होती है? तो मणिपुर की जो लोकटक झील है ना, जिसमें फुमड़ी पाई जाती है, तैरता हुआ उद्यान है यहाँ पे लोकटक झील में। और जो संगाई डियर है वो मिलता है यहाँ पे। तो 114वां जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे जो ग्ले भवन यानी कि जो मृदा होगी ना, वो ग्ले भवन टाइप की मृदा हो जाएगी 114वें में, इसी आंसर हो जाए। 115वें क्वेश्चन की बात करें तो वृत्त ज्वार भाटा इसको स्प्रिंग टाइड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। वृत्त ज्वार भाटे के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो उच्च ज्वार औसत उच्च ज्वार से उच्चतर होता है और निम्न ज्वार औसत निम्न ज्वार से निम्न होता है। मतलब औसत जितना होता है, जितना औसत ज्वार और भाटा आता है ना, उससे तो ज्यादा होता है ये। और निम्न ज्वार होगा, मतलब ये हो जाएगा जब उच्च ज्वार की स्थिति होगी ना, उच्च ज्वार जितना सामान्य आता है उससे ज्यादा हो जाएगा और भाटा जितना आ रहा होता है ना उससे और कम हो जाएगा। कब? जब वृद्ध उच्च ज्वार स्प्रिंग टाइड्स की कंडीशन जब आती है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो कल ही किया था मैंने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, और आईपीएल भी मैंने उसमें कवर किया था, WPL और आईपीएल दोनों के दोनों। और क्वेश्चन देख लो, PYQ आपको यकीन हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन, दो टीमों में से प्रत्येक में 5 टूर्नामेंट जीता, ये उस टाइम का है। अभी मैंने जो पढ़ाया है ना उसमें टीमें बढ़ चुकी हैं। तो ये तो इसका जो राइट आंसर हो गया ना 2023 के परिप्रेक्ष्य में, इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 2 टीमों में से प्रत्येक में 5 बार टूर्नामेंट जीता। ये 5 बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम CSK और एक MI है। और इस बार का जो अपडेशन ये रहेगा कि RCB जो है ना वो बैक टू बैक दूसरी साल इसने चैंपियन बनी है 25 और 26 में। WPL चैंपियन भी कौन बनी है? जो है RCB जो है। आपको स्पोर्ट्स के जो भी एक साल भर के जो अपडेट रहे हैं ना CAPF में आ सकते हैं, मैंने कंप्लीट कवर किए, आपको जरूर देखने हैं। और टूर्नामेंट में 5 संस्करणों में CSK दूसरे स्थान पर रनअप रहा और तीसरे अवसर ये 2023 के बाद है फाइनल के लगा, मैंने पढ़ा चुका है इसके बारे में अभी का अपडेट। 2027 के क्वेश्चन की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेम से दूसरा क्वेश्चन देख लो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है उनके बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना। उस टाइम का है, पहले संस्करण का आयोजन ओडिशा में हुआ था। 170वें क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट सही है। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तीसरे संस्करण का शुभांकरण नाम जीतू था और पहले संस्करण का कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था, ये गलत है। इसमें 1 और 2 राइट आंसर था। तो ये स्पोर्ट्स की सेकंड न्यूज थी। तो ये आप स्पोर्ट्स के वो जो देखोगे ना इवेंट्स, उनसे देख लेना, और कुछ अगर मिस हो जाए उसको आप अलग से देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स से दूसरा क्वेश्चन था उस साल के करंट अफेयर। देखो सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेशन अजय वॉरियर आ गया। भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है? पढ़ा चुका, महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास है ना वो पढ़ा चुका अच्छे से। आपको अगर आपने नहीं देखा वो आपकी कथा है। तो अभ्यास अजय वॉरियर जो है भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किस देश की सेना के बीच द्विवार्षिक कार्यक्रम है? अजय वॉरियर मैंने पढ़ाया था 1 शॉर्ट वीडियो में, हालिया अपडेट आप वहां पे जाके देख सकते हो। ज्यादा 10-10 15-15 मिनट की वीडियो भी नहीं है वो, मैक्सिमम आप वहां पे जाके देख लो इसको। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है अजय वॉरियर। 119वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहले सागर परिक्रमा यात्रा के पहले ही चरण की यात्रा कहां से आरंभ हुई थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो डी गुजरात से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 120वें क्वेश्चन की,
वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वार्षिक जो खीर भवानी मेला है ना, वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो कश्मीर घाटी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 121वें क्वेश्चन की, तो निशार उपग्रह का विनिर्माण संयुक्त रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और किसके द्वारा किया जाता है? निशार उपग्रह का विनिर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसरो किसके साथ मिलकर करता है? उपग्रह का विनिर्माण किया गया, मतलब निशार जो उपग्रह है उसका निर्माण इसरो ने किसके साथ मिलकर किया था? तो इसरो ने किया था किसके साथ मिलकर? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके साथ मिलकर किया है। ऑपरेशन कावेरी किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया बचाव अभियान था? तो यह सूडान के साथ स्टार्ट किया गया था। और जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है ना, उनका वन शॉट वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसको जरूर देखना। जितने भी ऑपरेशंस 2025-26 में हुए ना, चाहे वो इजराइल ईरान वॉर के बीच में हुई हो, चाहे भारत पाकिस्तान वॉर के बीच में हो, और भी अदर जो सेनाएं हैं उनके द्वारा चलाए गए हों, तो ये जो ऑपरेशन कावेरी है, ये सूडान देश से भारतीयों को, फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो रेल विकास निगम लिमिटेड क्या है? तो ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड है ना, एक नवरत्न कंपनी है। और एरावत परम सिद्धि प्रत्युष मिहिर, ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। जो एरावत परम सिद्धि प्रत्युष मिहिर, तो ये सुपर कंप्यूटर्स हो गए। और लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना पोत ने हाल ही में 17,000 नॉटिकल माइल की पार महासागरीय अंतरराष्ट्रीय यात्रा पूरी की है? तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसका आंसर था INS जो तारिणी है उसने की थी 17,000 नॉटिकल माइल की पार महासागरीय जो अंतर महाद्वीपीय यात्रा है ना, वो कंप्लीट की थी। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट जो हमारे 2024 और 2025 का बचे हुए है उन सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।